जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो यूपीएसआई के अलावा अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चूँकि ये पॉलिटी की क्लास ही है तो आइए, चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल था 32 तक हो गया था और आज हम देखेंगे 33 से आर्टिकल। ठीक है, 33 आर्टिकल यानी कि 33। इसमें क्या कहा गया है कि जो सेना एवं प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं होता, यानी कि जो मूल अधिकार है वो हमारे सेना या प्रशासनिक कोई व्यक्ति है उस पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34 यानी कि 34। सेना पर विधि लागू होने पर मूल अधिकार का समाप्त हो जाएगा, यानी कि अगर सेना पर मूल अधिकार लागू होता है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 35 यानी कि 35। मूल अधिकार पर वृद्धि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, यानी कि जो मूल अधिकार है इस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, इसके अलावा और किसी के पास भी नहीं है। लेकिन क्या है, उसमें कुछ कई सारे इसमें थोड़ा सा विवादित रहा, इसमें कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे एक गोलकनाथ वर्सेस था और सज्जन सिंह थे और इसके अलावा कई शंकर प्रसाद थे, ये सारे केसेस थे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है वो है आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। 1973 में ये केस आया था। यह एक सबसे भारत की सबसे बड़ी केस है जिसमें कि कुल 13 न्यायाधीश। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना कि सबसे बड़ी न्यायपीठ वाली केस कौन सी थी, तो वो थी केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, केरल राज्य वाली 1973 वाली। ठीक है, और ये इसमें जो निर्णय आया था वो 7 रेशियो यानी 7/6 के रेशियो में इसका निर्णय सामने निकल के आया था। ओके जी, मूल अधिकार के मामले में संसद संशोधन करने के लिए उतना ही स्वतंत्र है जितना कि संविधान के अन्य प्रावधान के लिए है। लेकिन इसके अलावा अगर इसके आधार पर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप संशोधन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 36 आर्टिकल्स पे। 36 में क्या है, इसमें कि राज्य को परिभाषित किया है, राज्य के बारे में क्या कैसे होना चाहिए ये राज्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, ओके। 37 यानी कि 37वां आर्टिकल्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लागू, यानी कि जो राज्य में नीति निर्देशक तत्व है उनका लागू होना, ये सारी बातें दी गई हैं 37 आर्टिकल्स में। जैसे देखिए, इसी राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसको जो है कि राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। यह एक राज्य द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको राज्य द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ओके। राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सके, यानी कि आइए देखते हैं। ठीक है, 37 आर्टिकल, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लागू होना, यानी कि जो राज्य है इनमें हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका लागू होना। ठीक है, जैसे देखिए, इसी राज्य के द्वारा लागू किया जाता है और ये राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सके, यानी कि राज्य में अगर कोई भी नियम लाया जाता है तो इसके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की 38। इसमें कहा गया कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि राज्य में अगर कोई भी या स्वास्थ्य से रिलेटेड या भी कोई भी ऐसी कोई स्कीम आती है तो वह एक सामाजिक तौर पे इसको ये व्यवस्थित करने का उसका पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, 39 है कि इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। थोड़ा सा टाइम कम है तो हम फास्ट थोड़ा सा चलेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन को कम करेंगे। ठीक है, ओके जी। 39 क में दिया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सलाहकार, यानी कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे एक उतना उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो एक अलग से अपने विधिक सलाहकार या फिर वकील को रखे, तो उसके लिए एक 39 के क के अकॉर्डिंग वो निःशुल्क विधिक सलाहकार यानी कि वकील को अपने रख सकता है एक अच्छे न्याय पाने के लिए। ठीक है, समान न्याय पाने के लिए। और इसको लाया कब गया था, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 के द्वारा इसको लाया गया था कि कोई भी गरीब व्यक्ति है वो अपने इच्छा अनुसार एक विधिक सलाहकार रख सकता है। ठीक है, अब बात आती है गरीब की, तो गरीब कहते किसे हैं? जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से कम होती है, उसे हम गरीब व्यक्ति के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 40, यानी कि 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, 40 आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए इसका संगठन बनाया गया है कि जो हमारे ग्रामीण स्तर के हैं, शहरी स्तर के, ये दोनों के लिए जैसे नगर निगम होते हैं शहर के लिए, और गांव में क्या होता है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, इस तरह से होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे 40 आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। सभी व्यक्ति को कोई भी हो उसे शिक्षा पाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42। ठीक है, 32 काम की न्याय संगत दशा एवं स्त्री प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रसूति सहायता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 33 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए एक काम के अकॉर्डिंग उनको मजदूरी दिया जाएगा। ओके, 43 का क्रम में दिया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि उद्योग में जितने भी कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनका कर्मकारों का भाग लेना। ये आया था कब? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में आया था। ओके, 43 का ख दिया है कि 97 यानी कि 97 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया गया। ठीक है, 44 में दिया गया है कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। इसमें क्या है कि समान नागरिक संहिता लागू, यानी कि यूसीसी का लागू होना। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सबसे पहले भारत राज्य में लागू होने वाला वो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, गोवा। एग्जाम में यहाँ से एकदम कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता सिविल लागू हुआ था, यानी कि यूसीसी किस में लागू हुआ था, वो गोवा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। इसके बीच में एक केस आया था, सहबानो बेग वर्सेस भारत संघ 1989। ठीक है, एक केस आया था कि सहबानो बेग का, इसमें ये कहा गया कि जो 3 तलाक के विषय में बातें कही गई थी, लेकिन 2018 में आया कि 3 तलाक पर विधि का सहायता लिया जाएगा, यानी कि जो 3 तलाक होते हैं मुस्लिम धर्म में, वो उन पर अगर 3 तलाक की जैसे बातें आती हैं तो उन पर विधि का सलाह लिया जाएगा। ओके, 44 यानी कि 45वां है आर्टिकल, आरंभिक शिशुत्व देख रेख एवं 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं LKG से, मतलब प्राइमरी स्कूल में जो जाते हैं 6 से 14 0 से लेके 6 वर्ष के बीच में, तो उनके लिए एक आरंभिक शिशुत्व देख रेख, जैसे उनको मिड डे मील योजना की शुरुआत, मिड डे मील एक योजना आई थी ना जो अभी भी चल रही है, तो उसके माध्यम से ये कहा गया कि जो इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो स्कूल आने के लिए थोड़ा सा प्रेरित होंगे। ठीक है, और इसको लाया कब गया था, तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको किस तरह से बच्चों को स्कूल की तरफ उनको आकर्षित किया जाए, तो उसी के मतलब बेस पे आया था मिड डे मील योजना। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 46 आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि महिला SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग के लिए अर्थ में छूट, यानी कि महिलाओं के विषय में, चाहे वो SC हो चाहे ST हो या फिर कोई आदिवासी इलाके से वो आती हो, उनके लिए आर्थिक छूट में आर्थिक छूट मिलेगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा 47 पोषक तत्व एवं पोषाहार का प्रबंध लोक सहायता में राज्य का कर्तव्य, यानी कि जो पोषक तत्व हैं और उनका जो लोक स्वास्थ्य के विषय में ये पूरी जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48 आर्टिकल। इसमें कृषि एवं पशुपालन के विषय में दिया गया है। ओके। 49 यानी कि 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों धरोहरों का संरक्षण, जैसे हमारा लाल किला है, एक राष्ट्रीय धरोहर है, तो इसकी देख रेख के लिए आर्टिकल 49 में ये बातें कही गई हैं। इसका कोई भी हनन नहीं कर सकता है। ठीक है। इसको लाया कब गया था? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको लाया गया था और इसी के बेस पे आया था। जब ये ला गया मतलब आ गया, तो उसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1972 को लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। ठीक है। और लास्ट में बचता है हमारा आर्टिकल 50। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होना। ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट में चले हैं, तो आई होप आप सबको समझ में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।